हेलो वॉन्ग्स एंड लवर्स, वेलकम बैक। पता नहीं आज मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ मैं। दरअसल मेरे आवर मेड वॉन्ट का पार्ट पहले से ही प्री रिकॉर्ड था और एडिट करने के चक्कर में मैंने अपने हाथों से उसे डिलीट कर दिया। अब मुझे फिर से रिकॉर्ड करने के लिए बैठना पड़ रहा है। मैंने स्टोरी कहीं पर लिखा नहीं था, इसीलिए अब मुझे फिर से सोचना पड़ेगा कि इसके बाद में क्या पार्ट्स आता था और कौन सा सीक्वल आने वाला था। आई डोंट नो कैसे मैं रिकॉर्ड करूँगी, बस छोड़ो। चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वोंग जी जब घर पे आता है तब रात के 2 बज गए थे। वोंग जी को लगा कि सभी लोग सो गए होंगे, इसीलिए वो बस चुपके के अपने पैरों को दबाते हुए हॉल में एंटर कर रहा था कि तभी किसी ने हॉल के लाइट्स को ऑन कर दिया। एक पल के लिए वोंग जी बिल्कुल सहम गया। वो डरते हुए उस साइड देखा, वहाँ कोई और नहीं, उसके मदर खड़ा था। वोंग जी मन में सोचा, अरे यार अब तो क्या, फिर से एक लंबा चौड़ा लेक्चर सुनने को मिलेगा। लेकिन उसके एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जाकर मैडम लैन ने उसे कुछ नहीं कहा, बस उसको एक बार देखा और फिर अपने सर को हिलाते हुए कहा, छे, क्या सच में तुम मेरे बेटे हो? मुझे अपने आप पर घिन आ रही है। ये कह के मैडम लैन अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ वोंग जी, जो कि अपने मदर के ऐसे एक्सप्रेशन देख के थोड़ा सा असेम्ड फील किया, लेकिन वो अपने कमरे में चला गया। जब उसने कमरे के दरवाजे को खोला तब उसने देखा कि पूरे कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी उसने एक छोटा सा क्लैपिंग किया और उसके रूम के लाइट्स ऑन हो गया। वोंग जी जब कमरे को देखा तो देखते ही रह गया, क्योंकि कमरे में चारों तरफ फियोनी फ्लावर से डेकोरेट किया गया था। ऊपर से रूम से आते हुए धीमी लोटस और सैंडलवुड की खुशबू चारों तरफ रूम को मेस्मराइजिंग कर रहा था। तभी वोंग जी अपने बेड पर किसी इंसान को बैठे बैठे सोते देखा। तभी वोंग जी को याद आया कि अरे हाँ, अब से तो वो मैरिड है। वोंग जी के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। अपने डार्क एक्सप्रेशन के साथ वोंग जी बेड के सामने गया और उस बैठे हुए इंसान की तरफ देखा, जो कि बैठे बैठे सो रहा था। वोंग जी उसको देखा और फिर अपने मन में कुछ सोचा और वहाँ से उठ के चला गया। वो अपने कवर्ड में से जाकर अपने शर्ट्स और पैंट निकालता है और फिर बाथरूम में चला जाता है। फ्रेश और धोने के बाद वो आके सोफे में लेट जाता है। सोफे में लेटते हुए वोंग जी अपने आँखों को बंद करता है और थोड़ी देर के लिए सोचता है कि आखिर वो इस सबसे कैसे छुटकारा पा सकता है, आखिर वो इस सबसे बाहर कैसे निकले। अपने आप को उसे फे की चिंता हो रहा था। उसने सोचा कि बेहतर होगा कि फे को कुछ दिन के लिए यहाँ से बाहर भेज दिया जाए। वोंग जी ने पहले से ही अपना प्लानिंग कर लिया था कि उसे आगे क्या करना है। वोंग जी सोचता है कि 2 दिन बाद वो फे को यहाँ से भेज देगा और 2 दिन बाद ही अपना प्लान के अकॉर्डिंग काम शुरू करेगा। वोंग जी अपने आँखों को खोलकर एक बार बेड की तरफ देखता है। बैठे हुए उस इंसान को थोड़ा सा घूरता है। तभी वोंग जी के अंदर से उसका उल्फ चीख कर कहता है, ये इडियट बास्टर्ड, वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, उसके पास जाओ तुम, आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है। एक तो तुम किसी दूसरे लड़की के साथ अपना मुँह काला करके आए हो और ऊपर से तुम अपने हस्बैंड को ऐसा निगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आज हमारा वेडिंग नाइट है, तो चलो वहाँ बास्टर्ड, उसे जाकर बातें करो। मुझे अपने मेट के पास जाना है, मुझे अपने मेट के साथ रहना है। ये कह के वोंग जी के उल्फ जोर जोर से चीख रहा था। वोंग जी अपने उल्फ के इस एक्शन से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। जब से उन दोनों का शादी तय हुआ था, नहीं उससे भी पहले, जब से उसके उल्फ ने उसके मेट को देखा था, तब से ही उसका उल्फ उसे दिन रात हर चीज़ के लिए टोकता था। किसी चीज़ के लिए भी उसे आज़ादी नहीं देता था। अपने उल्फ के इस चीख से वोंग जी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। हर बार जब भी उसका उल्फ बेचैन ऐसा कुछ कहता था, वोंग जी बेचैन को ब्लॉक कर देता था। बेचैन के साथ माइंड लिंक डिस्कनेक्ट करने के बाद वोंग जी बेबीसैन की तरफ देखता है और सोचता है, उफ, ये ओमेगा, इसे तो मैं अपने आंखों के सामने बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता नहीं कब ये मेरे लाइफ से जाएगा, आखिर ये आया ही क्यों था मेरे लाइफ में, मुझे बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत नहीं था। वोंग जी बहुत देर तक विंग को घूरता है और विंग को घूरते घूरते ही वो कब सोफे पर सो जाता है। सुबह को विंग की आंखें खुलता है। वो इधर उधर देखता है कि वो कहाँ है। फिर उसे याद आता है कि हाँ, अब वो अपने कमरे में नहीं, वो किसी और के कमरे में है, क्योंकि अब वो किसी और का ओमेगा हस्बैंड है और अब विविसियन को इसी नाम के साथ जीना होगा और वही सरनेम कैरी करना होगा, क्योंकि अब वो लैंस बन चुका था, अब वो वे नहीं था। विंग को सोचकर ही दुख हो रहा था। तभी विंग
इधर उधर देखता है और उसका नज़र फाइनली सोफे पर सोए हुए उस इंसान की तरफ जाता है जो कि सोफे पर ही एक अजीब सा पोजीशन में सो रहा था। उसे देखकर विंग के अंदर का उल्फ जोर जोर से ग्रोन करने लगा। विंग को याद आता है कि कल उन लोगों का वेडिंग नाइट था और वेडिंग नाइट के दिन उसका अल्फा हस्बैंड कैसे गायब था पूरा रात। जहाँ विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन उफ सुवियन पहले से ही अपना मेट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और अपने मेट के इंतज़ार में पता नहीं कि कब रात के कितने टाइम तक जगा रहा और अपने मेट का इंतज़ार करता रहा। लेकिन जब उसका मेट नहीं आया तो सुवियन इतना ज़्यादा दुखी था कि विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो सुवियन को कैसे शांत करे। विंग की आंखों का कलर धीरे धीरे चेंज होने लगा था क्योंकि सुफियान विंग के अंदर से बाहर आने लगा था, लेकिन उससे पहले ही दरवाजे पर नॉक हुआ। विंग तुरंत अपने ध्यान में वापस आया। उसने जाकर दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन उसके बॉडी इतना ज़्यादा अकड़ गया था पूरी रात एक ही पोजीशन में सोने की वजह से कि वो तुरंत बेड से गिर गया। विंग बेड से जब गिरा था तब साइड का एक फ्लावर वास भी विंग के हाथ लग कर गिर गया था और उसके गिरने की आवाज़ से वांग जी का नींद भी खुल चुका था। वांग जी तुरंत अपना आंखें खोल के बैठ जाता है और उधर उधर देखने लगता है। कुछ देर प्रोसेस करने लेने के बाद वांग जी को फाइनली समझ आता है। वो तब वुजियान की तरफ देखता है जब वो नीचे बैठ पड़ा हुआ था, वो उठ ही नहीं पा रहा था और दूसरी तरफ दरवाजे पर जोर जोर से नॉक किया जा रहा था। वांग जी तुरंत उठ के विंग के पास चला जाता है और विंग को उठा के बेड पर बैठा देता है और पूछता है, क्या क्या तुम ठीक हो? विंग हाँ में सिर हिला देता है। वांग जी तुरंत जाके दरवाजे को खोलता है। वहाँ कोई और नहीं, उसका मदर था। वांग जी के दरवाज़ा खोलते ही उसके मदर तुरंत वांग जी को दूसरे साइड हटाकर विंग के पास दौड़ के जाता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ, किस चीज़ की आवाज़ क्या था बाहर में। वो देखता है नीचे कि वहाँ पर एक बास्क पड़ा हुआ था जो कि टूट गया था। वो मैडम लैन पूछती है विंग के हाथों को पकड़कर, क्या तुम ठीक हो? और ये कैसे गिरा? विंग कहता है, कुछ नहीं, बस मैं उठने जा रहा था और फिर मेरे हाथों में लग गया। मैडम ये उनके दोनों हाथों को पकड़कर देखने लगती है कि क्या वो ठीक है या नहीं। विंग कहता है, मैं सही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो दरअसल मेरे बॉडी अगर ये विंग कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन तभी उसे समझ आया कि आखिर वो क्या बोले। क्या वो अपने मदर इन लॉ को ये बताए कि विंग पूरा रात वहीं पे बैठे सो गया था जिसकी वजह से उसका बॉडी अकड़ गया था। विंग ने सोचा कि कुछ ना बोलना ही बेहतर होगा, इसलिए वो चुपचाप रह गया। मैडम यू भी विंग को ज़बरदस्ती नहीं किया। उसने विंग को बोला, जी जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट टेबल पे लगा दिया गया है, तुम लोग आने के बाद सभी एक साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। विंग ने सर हाँ में हिला दिया और मैडम लैन वहाँ से चली गई। जाने से पहले उसने वांग जी को एक डेथ क्लियर दिया। वांग जी वहाँ पर खड़ा हुआ था। मैडम लैन के चले जाने के बाद वांग जी दरवाजे को लगाने गया, तभी विंग बेड से उठकर अपने लगेज में से अपने कपड़े बाहर निकालने लगा क्योंकि उसे वॉशरूम जाके शावर लेना था। विंग अपने कपड़े को निकाल कर वॉशरूम जाने लगा। विंग का पैर पूरा सुन्न पड़ गया था। अपने उस नम पैरों को लेकर विंग किस लंगड़ाते हुए बाथरूम तक चला गया। वांग जी बस विंग को जाते हुए देखा। एक पल के लिए वांग जी मन में सोचा कि आखिर इसको हुआ क्या है, ये ऐसे क्यों लंगड़ा के चल रहा है। फिर वांग जी को रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये शायद उस वजह से कि विंग पूरा रात एक ही पोजीशन पे बैठा हुआ था। वांग जी वहीं पे सोफे में बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद विंग वॉशरूम का डोर खोलकर बाहर आता है और अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगता है। वांग जी बस बैठे बैठे विंग को देख रहा था क्योंकि वांग जी का उल्फ अंदर से विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा चटपटा रहा था। वांग जी अपने उल्फ को अपने काबू में नहीं कर पा रहा था। वांग जी का उल्फ बस विंग को टच करना चाहता था, उसके पास जाना चाहता था। उससे पहले कि वांग जी अपने उल्फ को रोक पाता, वांग जी के आंखों का कलर धीरे धीरे रेड होने लगता है और वांग जी को पता ही नहीं चलता कि वो कब एक कदम करके विंग के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। अचानक से किसी के हॉट ब्रीथिंग विंग को फील होता है और विंग पीछे घूम के चौंक जाता है क्योंकि उसके पीछे वांग जी खड़ा था। एक पल के लिए विंग डर जाता है क्योंकि वांग जी के आंखों का कलर बिल्कुल रेड था। दूसरे ही पल विंग को समझ आता है कि यह वांग जी नहीं, उसका उल्फ था। वैसे तो विंग वांग जी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखता था, लेकिन फिर भी उसे बुरा लग रहा था। उसे इस बात का गुस्सा आ रहा था कि कल उसके वेडिंग नाइट के टाइम पे वांग जी अब उसके साथ नहीं था, जहाँ तक कि विंग को पूरा रात वांग जी के लिए बैठ कर बिताना पड़ा। इस वजह से विंग गुस्सा था थोड़ा सा और नाराज़ भी था। इसीलिए विंग वांग जी को कुछ नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। विंग के चले जाने के बाद वांग जी अपना होश में आता है और सोचता है कि आखिर मैं कर क्या रहा था। इस
पेशेंट को रोकना होगा, वरना किसी दिन ये मुझे फंसा कर मानेगा। उसके बाद वांग जी अपना कपड़ा लेकर शावर लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ वांग जब नीचे आता है तो वो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, किसे क्या कहे। तभी उसके सामने मैडम लैन और लैन सिचन आए और उसे पकड़कर डाइनिंग टेबल पे लेके गए। वो लोग उससे पूछे कि विंग कैसा है। विंग कहे अपने फैमिली मेम्बर्स को मिस तो नहीं कर रहा है ना, वगैरह वगैरह। विंग बस हाँ और ना में सिर हिला दिया। विंग बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि उस सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने अपने लोगों के सामने ही कंफर्ट होके नादानियाँ कर पाता है, लेकिन दूसरों के सामने विंग बिल्कुल भी खुल के बातें नहीं कर पाता था। लैन सिचन सभी लोग विंग से बातें कर रहे थे और विंग को कंफर्ट फील कराने की कोशिश कर रहे थे कि तभी थोड़ी देर बाद वांग जी भी नीचे आ गया और उन लोगों को ब्रेकफास्ट में ज्वाइन किया। तभी मैडम लैन ने कहा कि विंग आज तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, रात को सभी एक साथ मिलकर डिनर करेंगे। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया, फाइनली उसे एक दिन के बाद अपने फैमिली मेम्बर्स को देखने को मिलेगा। विंग बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड था। वो बस मन में प्रे कर रहा था कि जल्दी से ये दिन बीत जाए और जल्दी से इवनिंग हो जाए। पूरा दिन वैसे ही बीत जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद वांग जी वहाँ से चला गया था और अब इवनिंग में वांग जी वापस आया था। वांग जी के आने के तुरंत बाद ही विंग के फैमिली मेम्बर्स भी आ गए थे और सभी मिलकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। विंग अपने सीजे और जियांग चैंग के साथ बातें कर रहा था। विंग बहुत कंफर्टेबली अपने फैमिली मेम्बर से बातें कर रहा था और अपने नादानियाँ दिखा रहा था उन्हें। वांग जी विंग को देखकर शॉक हो गया, क्योंकि विंग बिल्कुल भी अलग था, बिल्कुल बच्चों जैसा था। दूसरी तरफ विंग जो कि भूल ही चुका था कि वो अभी किसी और घर में है, अपने घर में नहीं। वो तो बस फ्रीली अपने सिबलिंग्स के साथ बातें कर रहा था और उन लोगों के साथ मस्तियाँ कर रहा था। वैसे ही रात को डिनर के बाद वो सारे लोग वापस चले जाते हैं। अब विंग और वांग जी अपने कमरे में थे। विंग को नहीं पता था कि वांग जी के सामने उसे क्या बोलना है और आखिर वो वांग जी से बात ही क्या करे, क्योंकि बात करने के लिए कुछ था ही नहीं, ना ही वांग जी इनिशिएट ले रहा था। तो फिर विंग कैसे इनिशिएट ले सकता था। विंग कुछ देर अपना फ़ोन देखता है और वही बेड के एक साइड में लेट जाता है। वांग जी जो कि स्टडी रूम में था और अपने कुछ बिजनेस के काम को संभाल रहा था, वो अपने काम हो जाने के बाद अपने रूम पे वापस आता है तो देखता है कि विंग फ़ोन देख रहा है। वांग जी को नहीं पता था कि वो विंग को क्या कहे। वांग जी वॉशरूम में जाके फ्रेश होके आके सोफे में लेट जाता है, लेकिन वो सो के बार बार विंग की तरफ देख रहा था। उसके होठों पे एक स्मिर्क था जो कि कुछ अलग ही इंडिकेट कर रहा था, मानो कि वांग जी अपने दिमाग में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहा था। नेक्स्ट दिन सुबह को वांग जी विंग को गुड मॉर्निंग विश करता है। विंग तो पहले से शॉक हो गया कि आखिर आज सूरज किस दिशा में निकला कि वांग जी विंग को गुड मॉर्निंग विश कर रहा था, और वो भी अपने आप इनिशिएट लेके। विंग ने भी बस गुड मॉर्निंग कहा और कुछ नहीं कहा। विंग के अंदर का उल्फ बहुत ज़्यादा खुश था। विंग की आंखों का कलर धीरे धीरे चेंज होने लगा था, लेकिन विंग को अपने उल्फ पर कंट्रोल था। विंग के चले जाने के बाद वांग जी स्मीक करता है और अपने मन में कहता है, ये हुई ना बात, अब से खेल शुरू होगा विभूषण। ये कह के वो भी कमरे से निकल गया। उस दिन से वांग जी कुछ बदला बदला सा लग रहा था। धीरे धीरे टाइम बीतते जाता है। अब एक हफ्ता हो चुका था। विंग के फैमिली साउथ कोरिया वापस जाने वाले थे, इसलिए पूरे लैन फैमिली चियांग फैमिली में डिनर के लिए गया था। विंग बहुत ज़्यादा उदास था, क्योंकि उसके फैमिली के सारे लोग अभी साउथ कोरिया वापस जा रहे हैं और विंग को अभी अपने अल्फा के साथ यही चाइना में ही रहना पड़ता। सिर्फ विंग नहीं, चियांग फैमिली के सारे मेंबर्स उदास थे। वो लोग बार बार विंग को पूछ रहा था कि क्या वो ठीक है, क्या वो लैन फैमिली में कंफर्टेबली रह रहा है। विंग कुछ नहीं बोलता था, बस हमें सिर हिला देता था। वो लोग विंग को भी अपने साथ साउथ कोरिया वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन मैडम लैन विंग को नहीं जाने देना चाहती थी, इसीलिए वो बस कुछ ना कुछ कह के बात को टालते जा रही थी। सभी लोग विंग को हग करके बहुत ज़्यादा रो रहे थे। जाने से पहले मैडम लैन के हाथों को पकड़ती है और अपने हाथों से प्रेस करते हुए कहती है, लैन, मैं अपने बच्चे तुम्हें दे रहा हूँ। आज से मैं नहीं, तुम उसका मादर हो। तो प्रॉमिस करो मुझे कि तुम उसका मुझसे भी अच्छा ख्याल रखोगे, उसे कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दोगे।
ये कह के मैडम यू के आंखों से आंसू निकल गया। मैडम लन उसके हाथों को थोड़ा दबाते हुए कहती है, यू, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि आज से विवियन मेरा बेटा है। मैं उसे तुमसे भी अच्छा रखूँगा और देखना, तुम्हें शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूँगा। दूसरी तरफ शियांग फैंगमिया वांग जी के हाथों को अपने हाथों से लेता है और कहता है, देखो बेटा, मुझे मेरा विंग बहुत ज़्यादा प्यारा है और आज मैं अपने विंग की ज़िम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ। वो सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, तुम्हारा ओमेगा, तुम्हारा मेट सब कुछ है। आज से उसका सारी ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। देखना, कभी भी उसकी आंखों से आंसू ना निकल पाए। अगर तुम्हें कभी भी लगता है कि विंग तुम्हारे ऊपर बोझ बन रहा है या फिर तुम विंग को अपने लाइफ में नहीं चाहते, तो बस उसे चुपचाप मुझे लौटा देना, उसे कोई तकलीफ मत देना। जियांग फैंगमियान की आंखों में आंसू था और कहीं ना कहीं इस बात से वो वांग जी को थ्रेट भी दे रहा था। वांग जी हाँ में सिर हिला देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जियांग फैंगमियान को वांग जी के बारे में थोड़ा सा डाउट हो गया था और वो लोग इससे पहले कि कुछ डाउट क्लियर कर पाते, उन लोगों को साउथ कोरिया एक अर्जेंट काम के लिए जाना पड़ रहा था। जियांग चैंग वांग जी की तरफ देखता है और एक वार्निंग देते हुए एक वार्निंग टोन में वांग जी से कहता है, देखना, अगर मेरे भाई की आंखों में एक भी आंसू आया और उसे कभी भी कोई तकलीफ हुआ लान वांग जी, तो मैं तुम्हें इस पैक में रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा। वांग जियांग चैंग की बातों से वांग जी को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए था, क्योंकि यहाँ वो कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता था और ऊपर से जियांग चैंग उसके ओमेगा का ब्रदर है। अब तो वो कुछ कर ही नहीं पाता। अदरवाइज़ अगर जियांग चैंग की जगह कोई और अल्फ़ा होता तो अब तक वांग जी उसका चित्रे निकल कर फेंक देता। और यानली तो विंग को पकड़कर रो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग देख रहे थे कि इन एक हफ्तों में वांग जी और विंग के रिश्तों में थोड़ा सा तो सुधार आया है, क्योंकि वांग जी और विंग अब एक दूसरे के साथ उन लोगों के सामने थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया था। दोनों एक दूसरे से बात करते, यहाँ तक कि वांग जी तो मानो पूरा दूसरा इंसान बन गया था, क्योंकि वो धीरे धीरे विंग की तरफ एफर्ट लगा रहा था, जो कि इतना जल्दी होगा मैडम लैन ने उम्मीद भी नहीं किया था। मैडम लैन को लगा था कि हाँ, वांग जी बदल तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन वांग जी इतना जल्दी उन दोनों के रिश्ते को दूसरा चांस देने के लिए तैयार हो जाएगा, मैडम लैन को थोड़ा सा हजम नहीं हुआ था। इसीलिए मैडम लैन ने अपने दोनों कार्ड्स को वांग जी के पीछे लगा रखा था, ताकि वांग जी दिन भर क्या करे, किससे मिल रहे हैं, सब कुछ खबर मैडम लैन को मिल सके। दूसरी तरफ मैडम लैन को इस बात का डर भी था कि वांग जी फेस से तो नहीं मिल रहा था ना, लेकिन इस एक हफ्ते में उनके कार्ड्स ने सिर्फ 2 या फिर 3 ही बार वांग जी को फेस से मिलते हुए देखा था, और वो भी 3 दिन पहले। धीरे धीरे दिन निकलते जाते हैं। जियांग फैमिली अब साउथ कोरिया वापस चले गए थे। विंग लैन फैमिली में ही रह रहा था। विंग, जो कि पहले लैन फैमिली में अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, धीरे धीरे वो भी कंफर्टेबल फील करने लगा था, क्योंकि सिचन हो, मैडम लैन हो या फिर वांग जी के फादर हो, सभी लोग विंग को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और उसे पैम्पर करते थे। विंग, जो कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहा था, सबसे घुल मिल नहीं पा रहा था, इन कुछ दिनों में कहीं ना कहीं वो सबसे घुल मिलने लगा था। और दूसरी तरफ वांग जी और विंग का रिश्ता भी थोड़ा सा सुधर गया था। अब मैडम लैन कभी कभी नोटिस करते हैं कि वांग जी ब्रेकफास्ट के बाद काम पे जाने से पहले विंग को पकड़ता है और उसके लिप्स पे छोटा सा पैक देकर चला जाता है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। सभी के सामने वांग जी का ऐसा बोल्ड एक्शन कहीं ना कहीं उन लोगों को यकीन दिला रहा था कि वांग जी और विंग के रिश्ते सुधार रहा है। मैडम लियो और फैमिली के बाकी मेंबर्स अभी तक ये श्योर नहीं हुआ था कि वांग जी ने विंग को मार किया था या फिर नहीं, क्योंकि विंग हमेशा ऐसे शॉर्ट्स पहनता था जिससे कि उसका नेक पूरी तरह से कवर रहता, और ऐसे विंग को डायरेक्टली पूछना भी उन लोगों को सही नहीं लगा। और मैडम लैन के हायर किए गए गार्ड अभी तक वांग जी को किसी भी ऐसे वैसे हरकत करते हुए या फिर किसी भी लड़की से मिलते हुए नहीं देखा था। इसीलिए वो लोग अब वांग जी और विंग के रिश्ते को सच में सुधार गए हैं, ये मानने लगा था। एक दिन ब्रेकफास्ट होने के बाद वांग जी विंग को पकड़ता है, विंग के लिप्स पर एक छोटा सा पैक करता है और फिर विंग को हग करते हुए वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर मैडम को बड़ी खुशी होता है कि आखिर वांग जी को उसका ओमेगा ने बदल ही दिया। उसका बेटा अब सीधे ट्रैक पर आ रहा था।
वांग जी था जो कि जाने से पहले एक स्मिक किया, क्योंकि वांग जी को पता था कि उसका प्लान बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। वो फैमिली मेम्बर को ये यकीन दिलाना चाहता था कि उन दोनों का रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट है और दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस है। वांग जी धीरे धीरे यकीन दिला भी रहा था और कहीं ना कहीं दिला भी चुका था। लेकिन दूसरी तरफ वांग जी और विंग के रिश्ते का सच बाहर जैसा था बंद कमरे के अंदर, उससे भी थोड़ा सा ऑपोजिट था, क्योंकि विंग और वांग जी बंद कमरे के अंदर एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे। वो लोग सिर्फ तब एक दूसरे की तरफ देखते थे या फिर बातें करते थे जब दोनों का उल्फ बाहर निकल के आता था, लेकिन उससे भी वो लोग माइंड लिंक डिस्कनेक्ट करके भेज देता था। ज़्यादा देर अपने बॉडी पर कब्जा नहीं करने देता था। शादी के दूसरे ही दिन जब वांग जी विंग के साथ अच्छा बिहेव कर रहा था, विंग का उल्फ कहीं ना कहीं खुश हो गया था। लेकिन जब रात को वांग जी वापस आया था तो विंग को वांग जी के पास से किसी दूसरी लड़की का फेरोमोन, ओमेगा का फेरोमोन महसूस हुआ था, जिससे विंग का उल्फ पागल हो चुका था। विंग को बहुत मशक्क़त के बाद अपने उल्फ को संभालना पड़ा था। उस दिन के बाद से विंग वांग जी से थोड़ा दूर दूर रहने लगा था। विंग था जो कि वांग जी के ऊपर अपना हाथ जता ही नहीं पा रहा था और कहीं ना कहीं वो जताना भी नहीं चाहता था। कमरे के अंदर कभी कभी दोनों एक दूसरे से बातें कर लिया करते हैं। कभी कभी जब लंजन का उल्फ लंजन कंट्रोल नहीं कर पाता तब वो बाहर निकल जाता है और विंग के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन विंग उसे वही रोक देता है और आगे बढ़ने नहीं देता। दोनों के बीच एक दीवार हो गया था, लेकिन विंग और वांग जी अब एक दूसरे के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो गए थे। वांग जी भी विंग को समझने लगा था और विंग भी कुछ दिन से वांग जी को समझने लगा था। वो होता है ना कि कई दिन तक अगर एक साथ रहे तो दुश्मन भी आखिर दोस्त बन ही जाता है। वैसे ही दोनों के अंदर एक दूसरे का आदत पड़ गया था, या फिर कहो तो उससे भी ज़्यादा कुछ फीलिंग्स था दोनों के अंदर। लेकिन दोनों ही एक दूसरे के पास जाने से खुद को रोकते थे, क्योंकि दोनों को ही डर था कि अगर दोनों के एक दूसरे के ऊपर फीलिंग्स आ गया तो फिर वो लोग कैसे रहेंगे। दोनों ही डरे हुए थे। वांग जी बहुत कोशिश करता था अपने उल्फ को कंट्रोल करने की, ताकि वो विंग से थोड़ा दूर दूर रह सके। बाकी उन दोनों का रिश्ता बिल्कुल अच्छा चल रहा था। देखते देखते ऐसे ही एक मंथ बीत गया था। एक दिन वांग जी अपने ब्रदर के साथ एक रेस्टोरेंट में किसी बिजनेस डील के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने एक प्राइवेट रूम बुकिंग करवाया था। रूम अंदर से पूरा कांच का था। रूम के अंदर से बाहर तो देखा जा सकता था, लेकिन बाहर से अंदर का कुछ दिखाई नहीं देता था। वैसे ही वांग जी बाहर कुछ देख रहा था और अपने मन में कुछ सोच रहा था। तभी लैन सिचन वांग जी के नज़र को फॉलो करते हुए उधर देखते हैं। उधर दो कपल थे। जो अल्फा था वो ओमेगा का बहुत केयर कर रहा था, उसे अपने हाथों से खिला रहा था और दोनों बहुत ही लबी डबी हो रहे थे। वांग जी वो देखकर अपने मन में कुछ सोचता है। सिचन भी कुछ सोच रहा था। सिचन का भी जब मेट था तब सिचन भी बिल्कुल वैसे ही खुश था, लेकिन एक दिन एक हादसे ने उसका मेट को उससे छीन लिया। एक वो मनहूस दिन जब सिचन को पता चलता है कि उसका मेट को 3rd स्टेज का कैंसर था। सिचन ने बहुत कोशिश किया, बहुत अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, पैक के सारे डॉक्टर्स को एक कर दिया, लेकिन फिर भी वो अपने मेट को बचा नहीं पाए। अपने मेट के जाने के बाद सिचन बिल्कुल टूट गया था, अपने आप को सेक्लूजन में डाल लिया था। यहाँ तक कि उसने तो अपने आप को ख़त्म कर देने की कई नाकाम कोशिश किया, लेकिन वो कर नहीं पाया अपने फैमिली की तरफ देख के। एक दिन उसके लाइफ में विंग आया, जो कि हंसते मुस्कुराते सभी का दिल को जीत लिया। सिचन के लिए विंग बिल्कुल छोटे भाई जैसा था। सिचन ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी वांग जी ने कुछ कहा। सिचन के कानों में कुछ ऐसा गया कि वो वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी को ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसका भाई उसे सुन सकता है। वो तो अपने मन कहता है कि कितना अच्छा होता ना अपने मेट, अपने ओमेगा के साथ ऐसे वक्त बिताना जहाँ सिर्फ आप दोनों हो और कोई नहीं, ना कोई डिस्टर्ब करने वाला हो और ना कोई आप लोगों को देखने वाला हो। आप लोग अपनी तरह से जी सके, अपनी लाइफ को अपनी तरह से एंजॉय कर सके, एक दूसरे से ढेर सारा प्यार कर सके। सुबह उठने से लेकर रात तक को सोने तक सिर्फ और सिर्फ आप दोनों हो और कोई नहीं आप दोनों के बीच। सिचन वांग जी के बातों को सुनकर बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था अपने कानों पर कि उसका ब्रदर कुछ ऐसा भी कह सकता है। सिचन को तो अभी भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि वांग जी फे को, उस लड़की को पूरा भूल चुका है और अपने ओमेगा के साथ रहने का बातें कर रहा है।
कहीं ना कहीं सीजन के एक्सप्रेशन को वांग जी देख रहा था और वो मन में सोच रहा था कि सॉरी ब्रदर, मुझे आपसे ये सब कहना पड़ा, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। सीजन जैसे वांग जी को घूर रहा था। वांग जी को अपने प्लान पर पूरा यकीन था कि उसने सीजन को आखिर वो समझा ही दिया है जो वो समझाना चाहता था। वांग जी अपने प्लान पर धीरे धीरे वर्क कर रहा था। वांग जी का प्लान भी असर दिखा रहा था अच्छे से। सीजन जाके अपने मदर से कहता है कि मदर, मुझे लगता है कि वांग जी और उसियान को थोड़ा वक्त अकेले में बिताने देना चाहिए। मैडम लैन कहता है, हाँ तो वो अपने रूम में अकेले टाइम बिताते हैं ना, इसमें क्या सा बड़ी बात है। सीजन कहता है, नहीं मदर, मैं वैसे बात नहीं कर रहा हूँ। फिर वहाँ रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ सीजन ने अपने मदर को बता दिया और कहा, मुझे लगता है कि शायद हम लोग हैं, इसीलिए वो दोनों खुलकर अच्छे से, मतलब आप समझ रहे हो ना मदर, मुझे लगता है कि हमें उन दोनों को कुछ दिनों के लिए हनीमून पे भेजना चाहिए। मैडम लैन कहते हैं, हर किस नहीं। सीजन अपने मदर की तरफ देखता है और अपने नज़रों से ही पूछता है कि आखिर क्यों। तब मैडम लैन बताती है कि मैं वांग जी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकती। क्या पता कि उन दोनों को हनीमून पे हमने भेज दिया और वहाँ जाके उसने आसियान के साथ ऐसा वैसा कुछ कर दिया, या फिर उस लड़की के साथ मिलकर। सीजन मैं बस रिस्क लेना नहीं चाहती। मुझे उन दोनों के ऊपर भरोसा तो है, पर मेरा दिल अभी भी कहता है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कुछ तो चूक रहा है। सीजन कहते हैं कि मदर, उन दोनों के टाइम की ज़रूरत है, उन्हें अकेले वक्त बिताने दो ताकि वो दोनों एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के फीलिंग्स को समझ सके। घर पे हम सारे लोग रहते हैं, आसियान हम सबसे अच्छे से बात करता है, घुल मिल के रहता है, लेकिन उन दोनों के बीच देख के तो लगता है कि सब कुछ सही है। अगर हमने शायद उन दोनों को अकेले टाइम बिताने के लिए दिया तो शायद उन दोनों के रिश्ते और भी अच्छे हो सकते हैं। मैडम लैन ने कुछ सोचा और कहा, सही तो तुम बोल रहे हो, लेकिन मुझे फिर भी, मतलब ठीक है, अगर तुम ऐसा ही कह रहे हो तो मैं उन दोनों के लिए बस इतना ही कर सकती हूँ। ये कह के मैडम लैन सीजन के पास जाके उसे कुछ कहा। सीजन ने मुस्कुरा के कहा कि मदर, ये तो ब्रिलियंट आइडिया है, आखिरकार आप समझ ही गए। मैडम लैन ने कहा, लेकिन अगर वो लोग कैसे चले जाएंगे तो मैं आसियान के बिना कैसे रहूँगी। उस बच्चे ने मानो जादू कर दिया है, उस बच्चे की वजह से तुम मुस्कुरा रहे हो, अगर वो चला जाएगा तो। सीजन कहता है कि मदर, हमें अपने से ज़्यादा उन लोगों के बारे में सोचना होगा, उन दोनों के रिश्ते के बारे में सोचना होगा। मैडम लैन हमें सर हिलाती है। सीजन अभी भी अपने लाइफ को लेकर उलझा हुआ था, इसलिए वो ऑफिस या फिर कंपनी के काम को लेकर ज़्यादा टाइम नहीं बिताते थे। वो अकेले अकेले रहना पसंद करते थे, इसीलिए वो मीटिंग के बाद सीधा घर चला आया था। और दूसरी तरफ वांग जी मीटिंग के बाद अपनी कंपनी चला गया था। रात को वापस आके फ्रेश होके वो डिनर टेबल पर बैठा था। उन दोनों की शादी को 1 महीना हो चुका था। तभी मैडम लैन ने कहा कि आसियान, वांग जी, मेरे पास तुम दोनों के लिए गुड न्यूज़ है। वे उसियान मैडम लैन की तरफ ब्लाइंडफुली देखने लगा कि आखिर उसे क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है। विंग ने क्यूटली पूछा कि क्या मदर, अब क्या दिखाना चाहते हो, कौन सा सरप्राइज़, बताओ ना मम्मा। मैडम लैन ने कहा, अरे आसियान, इतना उतावला मत हो। ये कह के उसने अपने कमरे में चले गए और कमरे से एक की लेकर उन दोनों के पास आ गए और उन दोनों के हाथ में थमा दिया। विंग ने कहा, ये क्या है मदर, मैं भला इस की का क्या करूँगा। मैडम लैन ने कहा कि ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए वेडिंग गिफ्ट है। मैडम लैन ने दोनों के लिए हिल स्टेशन पर एक विला परचेज़ किया था जो कि वांग जी और विंग के नाम पर था। मैडम लैन ने कहा कि तुम दोनों जल्द से जल्द उस विला में शिफ्ट हो जाओ ताकि तुम दोनों अकेले टाइम बिता सको। वांग जी को भरोसा हो गया था कि उसके ब्रदर ने आके उसके मदर को कह दिया है। वांग जी बस इसी का ही तो इंतज़ार कर रहा था, उसे बस इस पल का इंतज़ार था। वांग जी अपने प्लान में पूरी तरह से सक्सेस हो गया था। वांग जी का प्लान ये था कि शादी के 2-3 दिन बाद उसने फे को पैक से दूर भेज दिया था कहीं ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि अगर फे इस पैक में रहती तो वांग जी को उसके पास मिलने के लिए जाना ही पड़ता और इसे पकड़े जाने का डर था। जब तक फे इधर थी, 1-2 दिन वांग जी छुपते छुपाते हुए उन कार्डों से नज़र हटाते हुए कई बार फे के पास गया है, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया था। उसने बहुत ही स्मार्टली गेम प्ले किया था ताकि वो कार्ड्स के नज़रों से बच सके, लेकिन हमेशा के लिए वांग जी ऐसा नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने बहुत स्मार्टली
फे को एक ट्रिप पे भेज दिया ताकि वो कुछ दिन आराम से रह सके और अपने प्लान को अंजाम दे सके। उसने अच्छे बनने का नाटक किया। वो पूरी तरह से अपने फैमिली मेम्बर को यकीन दिला चुका था कि वो विजन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, जिसकी वजह से उसके मदर ने आज ये फैसला लिया कि उन दोनों को अकेले रहने देगा, क्योंकि जब तक वांग जी विंग के साथ अकेला नहीं रहता, जब तक वो इस लैंड मेंशन में रहता, तब तक वो फे के साथ नहीं मिलने जा सकता था और दूसरी तरफ ना ही वो फे को अपने पास बुला सकता था। वो बस हर वक्त अपने माँ के नज़रों के सामने कैद फील करता था अपने आप को। वो बस उस कैद से आज़ाद होना चाहता था। चलिए आज की फैन फिक्शन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई भी फंक्शन सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो तो उसके साथ वीडियो को शेयर कर देना। बहुत ही मुश्किल से दोबारा रिकॉर्ड किया है यार, प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। अभी तो मुझे बाकी सारे पार्ट्स भी रिकॉर्ड करना है, तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक कर देना। और हाँ, विंग वांग जी को ऐसे दिखाना मुझे भी पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करें, फैन फिक्शन में कुछ थ्रिल तो डालना ही था ना, इसलिए बस ऐसा दिखाया। बाकी इसके पीछे क्या रीज़न था, क्या कुछ था या फिर वांग जी ऐसा ही था, ये तो आपको फैन फिक्शन आगे पढ़ने पर ही पता चलेगा। यकीन मानिए मैं आप लोगों को निराश नहीं करूँगी। जब सच जान जाओगे तब आप समझ जाओगे कि आखिर क्या मजबूरी था या फिर क्या कुछ था। चलिए बाकी स्पॉइलर ना देते हुए कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय।